नमस्कार। आज हम भारत में मुद्रास्फीति पर लिखे गए एक विस्तृत दस्तावेज पर बात कर रहे हैं। इसमें इसके प्रकार, माप, प्रभाव, नियंत्रण सब पर काफी गहराई से जानकारी है। तो चलिए सीधे देखते हैं कि इस बढ़िया दस्तावेज को और असरदार कैसे बनाया जा सकता है। पहला पहलू जो मुझे लगा वो है पूरी जानकारी का एक साथ प्रवाह। मतलब सामग्री बहुत व्यापक है, लेकिन पढ़ते हुए शायद ऐसा लगे कि जैसे अलग-अलग हिस्से हैं। हाँ, जैसे मुद्रास्फीति के प्रकार, फिर WPCI, PCI, फिर नियंत्रण के उपाय, ये सब अपनी जगह ठीक है, पर शायद आपस में जुड़े हुए कम लगते हैं। आपको भी ऐसा लगा? हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है। जानकारी तो है और अच्छी है। हर सेक्शन अपने आप में पूरा लगता है, पर वो एक धागा होता है ना, जो सबको पिरोता है, उसकी कमी थोड़ी महसूस होती है। जैसे आपने मोती तो चुन लिए, माला भी बना ली, पर कहीं-कहीं वो धागा थोड़ा ढीला है। सही कहा। तो पाठक एक विषय से दूसरे पर तो जाता है, लेकिन वो जुड़ाव क्यों जरूरी है या अगला सेक्शन पिछले से कैसे जुड़ रहा है, ये हमेशा एकदम साफ नहीं होता। तो नतीजा ये कि एक लिस्ट जैसी फीलिंग आती है ना, एनालिसिस कम, लिस्ट ज्यादा। बिल्कुल, एक सूची जैसी लग सकती है, एक सुसंगत जुड़े हुए विश्लेषण की जगह। और इससे पाठक के लिए ये समझना कि भाई ये सब चीजें, प्रकार, माप, प्रभाव, नियंत्रण, ये बड़ी तस्वीर में कैसे फिट होती हैं, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सही। तो फिर इसका हल क्या है? इस बिखराव को कैसी समेटे? एक कहानी जैसा कैसे बनाए इसे? देखिए, इसका एक कारगर तरीका है अलग अलग खंडों के बीच में छोटे छोटे पुल बनाना। पुल मतलब जब आप एक सेक्शन खत्म कर रहे हो और दूसरा शुरू करने वाले हो, तो बीच में कुछ जोड़ने वाले वाक्य डाल दें या एक छोटा सा पैराग्राफ। ये वाक्य पाठक को गाइड करेंगे, उनको बताएंगे कि हम आगे क्यों बढ़ रहे हैं और अगला टॉपिक क्यों रेलेवेंट है। अच्छा, सोचिए कि हर सेक्शन पिछले वाले पर कैसे बन रहा है या अगले के लिए जमीन कैसे तैयार कर रहा है। अच्छा पॉइंट है। यानी सिर्फ जानकारी परोसना नहीं, उसे सही तरीके से एक फ्लो में देना जरूरी है। कोई उदाहरण दे सकती हैं आप? ये असल में कैसे दिखेगा? हाँ जरूर। मान लीजिए आपने अभी अभी मुद्रास्फीति के अलग अलग प्रकारों पर बात खत्म की है, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश वगैरह। ठीक है। अब सीधे WPI CPI पर जाने के बजाय आप एक छोटा सा ब्रिज बना सकती हैं। जैसे आप कह सकती हैं, तो हमने देखा कि मुद्रास्फीति कई तरह की हो सकती है, लेकिन अर्थव्यवस्था पर इसका असली असर समझने के लिए इन अलग अलग प्रकारों को ठीक से मापना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यहीं पर WPI और CPI जैसे मुख्य इंडिकेटर्स काम आते हैं। हाँ, ये तो लॉजिकल लगता है। इससे पाठक को पता चल गया कि हम माप पर क्यों जा रहे हैं। एग्जैक्टली। और मान लीजिए नियंत्रण उपायों पर बात करने वाले हैं तो? बिल्कुल। तो नियंत्रण उपायों पर जाने से पहले आप मुद्रास्फीति के प्रभावों का एक छोटा सा सार दे सकते हैं। और फिर कहें तो जैसा हमने देखा, अगर मुद्रास्फीति कंट्रोल से बाहर हो जाए तो आम आदमी की जेब से लेकर निवेश के माहौल तक सब पर बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए यह समझना जरूरी हो जाता है कि सरकार और केंद्रीय बैंक इसे काबू में रखने के लिए कौन से मौद्रिक और राजकोषीय यानी मॉनेटरी और फिस्कल टूल्स इस्तेमाल करते हैं। समझ गया। इस तरह के छोटे छोटे बदलाव ही अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक पूरी लॉजिकल कहानी बना देंगे। ये सिर्फ फैक्ट्स की लिस्ट नहीं रहेगी, बल्कि एक यात्रा बन जाएगी पाठक के लिए। ये वाकई एक जरूरी नुक्ता है। जानकारी को इस तरह जोड़ना पाठक के अनुभव को काफी बेहतर बना सकता है। अच्छा, अब दूसरे पहलू पर आते हैं। ये सामग्री है तो बहुत जानकारीपूर्ण, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन पढ़ते हुए मुझे थोड़ा ये लगा कि ये साफ नहीं है कि ये लिखा किसके लिए गया है। मतलब मेन ऑडियंस कौन है? हाँ, क्या ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है या सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों के लिए या फिर पॉलिसी मेकर्स या एनालिस्ट के लिए? ये बहुत जरूरी सवाल है और आपकी बात सही है। दस्तावेज में इस बारे में थोड़ी अस्पष्टता है। कहीं कहीं कॉन्सेप्ट्स की बेसिक व्याख्या है। हाँ, जो छात्रों के लिए अच्छी है। बिल्कुल। फिर पिछले सालों के परीक्षा प्रश्न भी हैं जो सिविल सेवा उम्मीदवारों की तरफ इशारा करते हैं। हाँ। लेकिन फिर प्रभाव या नियंत्रण जैसे कुछ हिस्से हैं जो थोड़े संक्षिप्त में हैं। शायद एक एनालिस्ट को वहां और गहराई चाहिए होगी। तो ये कन्फ्यूजन कि असल पाठक कौन है, वो फोकस को थोड़ा धुंधला कर देता है। हाँ, और अलग-अलग दर्शकों की जरूरतें भी तो अलग होती है ना? बिल्कुल।
एक स्टूडेंट शायद परिभाषाओं और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर ज्यादा ध्यान देगा, जबकि एक अनुभवी एनालिस्ट शायद लेटेस्ट डेटा, पॉलिसी डिबेट्स की बारीकियों में या शायद FIT फ्रेमवर्क कितना सफल रहा इसके क्रिटिकल एनालिसिस में ज्यादा इंटरेस्टेड होगा। कि इस सामग्री का प्राइमरी टारगेट ऑडियंस कौन है। अच्छा। एक बार जब आप ये तय कर लेते हैं, मान लीजिए आप तय करते हैं कि ये मुख्य रूप से सिविल सेवा उम्मीदवारों के लिए है, तो फिर आप पूरी सामग्री को उनकी खास ज़रूरतों के हिसाब से ढाल सकते हैं। तो दर्शक तय होने के बाद सामग्री में किस तरह के बदलाव करने चाहिए? कई लेवल पर बदलाव हो सकते हैं। सबसे पहले तो गहराई का लेवल। अगर सिविल सेवा अभ्यर्थी टारगेट हैं, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सबसे ज़रूरी होगी। WHP CPI क्या है, FIT कैसे काम करता है, इनमें मुख्य अंतर क्या है, इन पर ज़्यादा जोर रहेगा। हो सकता है बहुत जटिल पॉलिसी डिबेट की बारीकियों को थोड़ा आसान बनाना पड़े। अच्छा। आप शायद डायग्राम्स या माइंड मैप्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि याद रखना आसान हो। टेक्निकल भाषा का लेवल भी उसी हिसाब से रखना होगा। बहुत मुश्किल शब्दावली से बचना होगा। उदाहरण भी ऐसे देने होंगे जो परीक्षा के लिहाज से काम के हों। और अगर दर्शक अलग हों, जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स के छात्र या एनालिस्ट, तो फिर अप्रोच काफ़ी अलग होगा। आप शायद बेसिक परिभाषाओं पर कम समय लगाएंगे, क्योंकि ये उम्मीद की जा सकती है कि वो उन्हें पहले से जानते होंगे। सही है। उसके बजाय आप ज़्यादा गहराई में जा सकते हैं, जैसे FIT फ्रेमवर्क कितना प्रभावी रहा है, इसका एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन कर सकते हैं। क्या ये वाकई भारत में इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में सफल रहा है? इसकी सीमाएं क्या हैं? आप WPI और CPI के बीच जो अंतर आता है, उसके गहरे मतलबों पर चर्चा कर सकते हैं। इसका अर्थव्यवस्था के अलग-अलग सेक्टर्स पर क्या असर पड़ता है? या फिर आप इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए जो नए अपरंपरागत तरीके आजकल डिस्कस हो रहे हैं, उन पर बात कर सकते हैं। ठीक है। उदाहरण भी ज्यादा जटिल और रियल वर्ल्ड एनालिसिस पर आधारित होंगे। तो ऑडियंस तय होने से सामग्री न सिर्फ ज्यादा फोकस्ड होगी, बल्कि ज्यादा असरदार भी बनेगी। ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। दर्शक को ध्यान में रखकर लिखने से वाकई सामग्री की प्रासंगिकता और असर दोनों बढ़ जाते हैं। चलिए अब तीसरे और आखिरी मुख्य बिंदु पर आते हैं। दस्तावेज मुद्रास्फीति के जो बेसिक सिद्धांत हैं, उन्हें तो बहुत अच्छे से समझाता है। परिभाषाएं, प्रकार, माप के तरीके, सब कुछ साफ है। लेकिन मुझे लगा कि इसे वर्तमान भारतीय आर्थिक संदर्भ से, मान लीजिए हम आज अक्टूबर 2025 में बात कर रहे हैं, तो उस संदर्भ से और मजबूती से जोड़ा जा सकता है। मतलब पाठक को ये समझने में मदद मिल सकती है कि ये सब आज क्यों मायने रखता है। वो 100 वॉट वाला पहलू थोड़ा और उभर सकता है। हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है। आपने सही पकड़ा। जानकारी अक्सर वर्णनात्मक है, डिस्क्रिप्टिव है। हाँ। पाठक ये तो समझ जाता है कि इन्फ्लेशन क्या है, कैसे मापते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं, लेकिन ये जानकारी आज की तारीख में, अक्टूबर 2025 के संदर्भ में क्यों ज़रूरी है? आज इकोनॉमी के क्या चैलेंज हैं, सरकार और RBI किन दुविधाओं से जूझ रहे हैं, हाल की पॉलिसीज़ क्या रही हैं, इन सब से कनेक्शन थोड़ा कमज़ोर लगता है। जैसे वो FIDT वाला उदाहरण आपने पहले दिया था। दस्तावेज बताता है कि ये 2016 में आया और इसका ढांचा क्या है, लेकिन पिछले 1-2 साल में इसने कैसा परफॉर्म किया है। बिल्कुल। क्या कोई बड़ी चुनौतियां आई हैं? क्या भविष्य में इसमें कोई बदलाव की उम्मीद है? इस तरह की ताज़ा जानकारी से पाठक को ये समझ आता है कि यह सिर्फ किताब की बात नहीं है, ये एक जीती जागती बदलती हुई पॉलिसी है। बिल्कुल। और यही बात WPI CPI या कंट्रोल मेजर्स पर भी लागू होती है। जानकारी सही है, पर थोड़ी स्टैटिक सी महसूस हो सकती है। वो आज ये क्यों ज़रूरी है वाला एलिमेंट थोड़ा और मजबूत किया जा सकता है। तो इसे कैसे सुधारें? इसका तरीका है समकालीनता को शामिल करना, मतलब कंटेम्प्ररी रेलेवेंस। पूरे दस्तावेज में, खासतौर पर जो मुख्य सेक्शंस हैं, उनकी शुरुआत और अंत में हाल की घटनाओं, ताज़ा आंकड़ों और जो आजकल बहस चल रही है, उसका जिक्र करें। तो मतलब हमें हाल के इकोनॉमिक इवेंट्स, लेटेस्ट इन्फ्लेशन डेटा
या आरबीआई की हाल की मीटिंग्स के फैसलों को शामिल करना होगा। हाँ, बिल्कुल। उदाहरण के तौर पर जब आप WPI और CPI के बीच के अंतर पर बात कर रहे हों, तो सिर्फ ये बताने के बजाय कि उनमें क्या फ़र्क है, आप ये भी बता सकते हैं कि देखिए पिछले कुछ महीनों में, मान लीजिए पिछले 6 महीनों में, हमने WPI और CPI के बीच एक दिलचस्प गैप देखा है। WPI मान लीजिए X% पर रहा है, जबकि CPI Y% पर। अच्छा। ये अंतर शायद ग्लोबल कमोडिटी की कीमतों में नरमी या तेजी या फिर घरेलू खाद्य कीमतों में किसी खास वजह के कारण है। और ये RBI के लिए पॉलिसी रेट्स पर फैसला लेना क्यों मुश्किल बनाता है? क्योंकि उसका मुख्य टारगेट तो CPI है, लेकिन WPI का प्रेशर भी इकोनॉमी महसूस कर रही है। हाँ, तो इस तरह कॉन्सेप्ट सीधे आज की जमीनी हकीकत से जुड़ जाता है। बिल्कुल। और नियंत्रण के उपायों वाले सेक्शन में इसे कैसे लागू करें? वहाँ भी यही तरीका अपना सकते हैं। सिर्फ मॉनेटरी और फिस्कल उपायों की लिस्ट देने के बजाय आप कह सकते हैं, हाल ही में जैसे पिछली तिमाही में फूड इन्फ्लेशन या फ्यूल इन्फ्लेशन, जो भी रेलेवेंट हो, एक बड़ी चिंता रही है। इसे एड्रेस करने के लिए सरकार ने हाल ही में किसी खास फिस्कल उपाय का जिक्र करें, जैसे किसी चीज़ पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाना या स्टॉक लिमिट लगाना जैसे कदम उठाए हैं। वहीं दूसरी ओर RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी MPC ने अपनी पिछली मीटिंग में किसी खास मॉनेटरी एक्शन का जिक्र करें, जैसे रेपो रेट को स्थिर रखना लेकिन भविष्य में बढ़ाने का संकेत देना या CRR में बदलाव करना का फैसला किया, जिसके पीछे ये वजहें थीं। समझ गया। कि पाठक पर इसका असर भी ज्यादा गहरा होगा। वो समझ पाएंगे कि ये किताबी बातें असल दुनिया में कैसे काम करती हैं और उनकी जिंदगी को कैसे छू सकती हैं। ये शानदार है। इस तरह जोड़ने पर तो दस्तावेज सिर्फ जानकारी का सोर्स नहीं रहेगा, बल्कि आज के इकोनॉमिक सीन को समझने का एक पावरफुल टूल बन जाएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो यह मुद्रास्फीति पर एक बहुत ही ठोस और जानकारीपूर्ण दस्तावेज है। इसे और भी बेहतर बनाने के लिए हमने आज 3 मुख्य बातों पर ध्यान दिया। पहली बात, अलग अलग हिस्सों को जोड़ने वाले पुल बनाकर एक साफ कहानी या प्रवाह तैयार करना, ताकि पाठक आसानी से एक विचार से दूसरे तक जा सके। सही। दूसरी बात, ये तय करना कि आपका मुख्य पाठक कौन है, और फिर सामग्री की गहराई, भाषा और उदाहरणों को उनकी जरूरतों के हिसाब से ढालना। बिल्कुल। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, सैद्धांतिक अवधारणाओं को हाल के आंकड़ों, घटनाओं और पॉलिसी डिबेट से जोड़कर उसकी समकालीन प्रासंगिकता और सो व्हाट पहलू को मजबूत करना। एकदम सही कहा आपने। ये बदलाव इस दस्तावेज की जो मजबूत नींव है, उस पर एक और भी आकर्षक, केंद्रित और सामयिक इमारत खड़ी कर सकते हैं। पाठक न केवल कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, बल्कि ये भी महसूस करेंगे कि वो आज उनके लिए क्यों जरूरी हैं। हाँ, और मेरे ख्याल से यही किसी भी अच्छे विश्लेषण का असली मकसद होना चाहिए। सिर्फ ज्ञान देना नहीं, बल्कि समझ और प्रासंगिकता देना। हमें पूरी उम्मीद है कि ये सुझाव आपके काम आएंगे। और हाँ, अगर आप इन सुझावों पर काम करने के बाद अपने संशोधित दस्तावेज पर हमसे दोबारा बात करना चाहें, तो हमें बहुत खुशी होगी। हमें ज़रूर भेजिएगा।